ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कशन कर रखा है। जब हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑडिट, वहां पर भी हमने पढ़ा था दो टाइप्स की ऑडिट होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट और सेकेंड हमारी कौन सी होती है, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट किसका पार्ट है, ऑब्वियसली नॉन फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो कौन परफॉर्म करता है, हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, प्रैक्टिसिंग हमने सेक्रेटरी। और इसमें हमें क्या चेक करना होता है कि कंपनी के ऊपर जो जो भी लॉज एप्लीकेबल है, क्या कंपनी ने वो सारे के सारे लॉज का कंप्लायंस किया है या कंप्लायंस नहीं किया है। ठीक है, और ये सब चीजें चेक करने के बाद जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और वो बोर्ड को सबमिट कर देगा। तो इस चैप्टर में वही देखना है, काफी छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और काफी इजी चैप्टर है, बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सो देख लेते हैं इसमें। चलो, सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में तो बात कर ही रहे थे, वो हमने देख ही लिया है कि एक कंपनी के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल है, लाइक कंपनीज एक्ट हो गए, सेबी की लॉज हो गए अगर लिस्टेड कंपनी है, फेमा हो गया, कंपटीशन लॉ हो गया, लेबर लॉज हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो अपन के गवर्नेंस, जो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सीजी, वो सब कुछ हो गया। एनवायरनमेंट के बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जितने भी टाइप के लॉज एप्लीकेबल हैं उन सबका कंप्लायंस एक कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, उसको चेक करने की ड्यूटी किसके ऊपर है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब अगर हम लोग बात करें कि जरूरत क्या है सेक्रेटेरियल ऑडिट की, तो सबसे पहले देखो, अगर आप कंप्लायंसेस वगैरह कर रहे हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, नीड। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, अपने बुक के अकॉर्डिंग एक तुम्हें टॉपिक दे रखा है नीड और एक तुम्हें टॉपिक दे रखा है बेनिफिट्स। अब वैसे हमें पता है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो अपनी बुक में कंटेंट गिवन है अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो नीड में हमें दे रखा है पॉजिटिव्स। यानी दैट मीन्स अगर आप सेक्रेटेरियल ऑडिट परफॉर्म करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिट जो है ऑन द अदर हैंड, उसमें जो कंटेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, अगर आप सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं करते हो तो नहीं करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर नीड हम पढ़ रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम टॉपिक की बात करें तो सेक्रेटेरियल ऑडिट के हम कह सकते हैं एडवांटेजेस दे रखे हैं पॉजिटिव सेंस में। और जो बेनिफिट्स वाला टॉपिक है उसमें क्या दे रखा है, अगर आपकी ऑडिट नहीं होगी तो आपके नॉन कंप्लायंसेस होंगे। तो जो नॉन कंप्लायंसेस होंगे, नॉन कंप्लायंस अगर आप करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव सेंस में दे रखा है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये सब कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। और नीड में क्या दे रखा है, पॉजिटिव, कि अगर आप करते हो तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ना। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला, ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिट अगर होगी तो हमारे लिए एक श्योरिटी रहेगी कि जो भी हमारे ऊपर कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, चाहे वो लीगल है, जो प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है, या हमारे खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सब हमने माना है या नहीं माना। इसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अच्छा, ये जो कंपनी है इसकी ऑडिट हो रही है, दैट मीन्स ये कंपनी एक कंप्लायंट कंपनी है। ऑडिट हो रही होगी तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो है वो भी अश्योर्ड रहेंगे कि ठीक है, हम बिजनेस के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, कंप्लायंस का जो काम है उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो वो चेक कर लेगा। ठीक है, देन अगेन ऑडिट हो रहे हैं, कंप्लायंसेस हो रहे हैं, तो हमारी कंपनी की गुडविल तो बढ़ने ही वाली है, इमेज रेपुटेशन बढ़ने वाली है। इसके अलावा गवर्नेंस अच्छा होगा, क्योंकि हम ऑडिट में लॉज को तो चेक करते हैं पर गवर्नेंस जो एप्लीकेबल हो रहा है उसको भी चेक करते हैं, तो वो सब। और इन्वेस्टर्स वगैरह जो हैं उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हमारी कंपनी पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, अगेन रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब तो हो गए पॉजिटिव सेंस में एडवांटेजेस। अब अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स, तो मैंने क्या बताया था, उल्टा देखना है। अगर आप ऑडिट नहीं करोगे तो नॉन कंप्लायंस के चांसेस है, नॉन कंप्लायंस के चांसेस हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला है, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, आपने लाइसेंस नहीं लिए, आपने लॉज नहीं मानी, तो आपके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपके ऊपर फाइन्स, पेनल्टीज एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपके ऊपर कहीं कहीं पे इम्प्रिजनमेंट, हम देखते हैं ना लॉ में फाइन, पेनल्टीज या फिर इम्प्रिजनमेंट और में होता है, कहीं कहीं पर एंड में होता है, और किसी किसी केस में इवन आपका बिजनेस का वाइंडिंग अप। याद है हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे
जो अपना चैप्टर आता था वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, और अभी भी तुम्हारे सीआर में भी आता है वाइंडिंग अप, तो वहां पे जो कंपनीज एक्ट में गिवन है सेक्शन 271 272 में, तो उसमें तुमने देखा होगा कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो वाइंडिंग अप भी हो सकता है। जैसे अगर आपने एनुअल रिटर्न वगैरह फाइनेंशियल्स फाइल नहीं किए कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स तक, तो आपका वाइंडिंग अप हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका जो बिजनेस था वो बना ही क्यों है, फ्रॉड करने के लिए, इनकॉर्पोरेशन ही फ्रॉड करने के लिए हुआ है, तो भी वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो इवन आपका किसी किसी सिचुएशन में वाइंडिंग अप भी हो सकता है, तो वो एक कॉन्सिक्वेंस हो गया। इसके अलावा जो आपके ऊपर रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आरओसी, एमसीए, ये सब आपके ऊपर क्या लगा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी में वैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, तो रेपुटेशन तो हार्म होने ही वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने लॉज वगैरह नहीं माने तो गवर्नमेंट आपको बैन कर देगा या आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो वो सारी चीजें हो जाती है। हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है ना बहुत सारे केसेस में, अनलिमिटेड वाली, जो हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और वो सब वाले सिचुएशंस भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से हट जाएगा। तो ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हम क्या करवाते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेनिफिशियरीज ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, यानी अगर आपने सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाया है तो किस किस पर्सन को, या हम कह सकते हैं किस किस स्टेक होल्डर को बेनिफिट होगा। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है भाई सबको ही बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किससे, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली बात है वो जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं वो क्या चाहेंगे, वो नॉन कंप्लायंट कंपनी हो, डूब जाए, उनका सारा पैसा फाइन देने में चला जाए, नहीं। वो क्या चाहते हैं, उनका पैसा जो है उसकी ग्रोथ हो, कैपिटल की ग्रोथ हो। तो अगर उनको पता है कि हमारी कंपनी में ऑडिट हो रही है, दैट मीन्स हमारी कंपनी कैसी है, कंप्लायंट एंटिटी है, ठीक है, तो वो उनका पैसा सेफ है, वो उस बात की श्योरिटी में रहेंगे। देन क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनको भी क्या रहेगा कि हाँ हम जिसके साथ में डील कर रहे हैं वो कंपनी कंप्लायंट कंपनी है, नॉन कंप्लायंस नहीं होगी, हमारा पैसा हमें टाइम पे मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि इंक्वायरी में पड़ी रहती है, इन्वेस्टिगेशन में पड़ी रहती है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, तो उनको भी है। देन गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह हो गए, इनको भी क्या रहेगा, ठीक है भाई, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके अगर चेकिंग वगैरह कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी ने कंप्लायंस किया होगा, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत कम है, यहाँ पे हमें इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट भी ठीक है, शांति से सेटिस्फाइड रहेंगे, रेगुलेटर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। कंपनी खुद, जैसे हमने बात की थी कि भाई कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, इन सबको भी एक श्योरिटी रहेगी कि अच्छा इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेक कर रहा है, तो हम भी रेस्ट अश्योर्ड है, हम अपना काम, इंपॉर्टेंट जो काम है उनमें अपना ध्यान दे सकते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के इनिशियल बिगिनिंग में चालू करते हैं कंपनी को, तो उनको क्या रहेगा कि यार हमने, अब वो देखो डे टू डे में इन्वॉल्व हो भी सकते हैं लेकिन जनरली नहीं भी होते हैं, तो उनको क्या रहेगा, यार हमने जहाँ पे अपना पैसा लगाया है या हम जिस कंपनी से कनेक्ट हुए हैं, हमने जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है, वो कंपनी जो है वो कंप्लायंट है या कंप्लायंट नहीं है। मैनेजमेंट हमने देख ही लिया था। देन डायरेक्टर्स, अब देखो हम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वाले तो यहाँ पे ठीक है, वो डे टू डे में रहते हैं, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे कंपनी में आते हैं। तो उनको पता होना चाहिए ना कि यार हम जिस कंपनी से कनेक्टेड हैं वहां पे सब कुछ सही से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब वो खुद तो जाके चेक नहीं कर सकते, तो उनको अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कि अच्छा ऑडिट हो रही है, दैट मीन सब कुछ ठीक ही होगा ना, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिशियरीज हो गए, यानी इन सबको बेनिफिट होगा सेक्रेटेरियल ऑडिट से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले एक बात बताओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या कोई सीए कर सकता है, क्या कोई सीएमए कर सकता है, नहीं। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कर सकते हैं, सीएस, और वो जो सीएस है वो भी कौन से वाले, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जिनके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मेंबर ऑफ आईसीएस है, ठीक है। तो वही एक ऑडिट कर सकता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। अच्छा अब हम देखने वाले हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। अब देखो सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी के जैसे कंपलसरी नहीं है कि वो हर कंपनी में होगी, कुछ कुछ लिमिट्स एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट में, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 204। ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी चाहे सीजी में चाहे यहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये सेक्शन मेंशन करके आना है, ठीक है। और साथ ही साथ रूल भी याद कर लो, रूल नंबर 9
ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स। तो कहीं पर भी ये आया, देखो तुम लोग CSO, ये तो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम ये तो रट लो, जहां पर ये क्वेश्चन आएगा वहां पर हमें लिख कर आना है सेक्शन और रूल। ठीक, चलो अब उसके बाद में क्या बोला है, किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी उनके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा। ठीक, देन पब्लिक कंपनीज के लिए दो लिमिट्स हैं, एक है पेड अप शेयर कैपिटल की और एक कौन सी है, टर्नओवर। तो एवरी पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल कितना है, 50 करोड़ रुपीज और मोर, और टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ रुपीज और मोर। ठीक है, तो पब्लिक के लिए दो हो गए। और देन एवरी कंपनी, इसमें पब्लिक भी आएगी और प्राइवेट भी आएगी, तो दोनों कंपनीज के हमें क्या देखने हैं, लोन्स और बोरोविंग्स कितने, 100 करोड़ रुपीज और मोर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजी के पर्पस के लिए भी और डीडी के पर्पस के लिए भी ये वाली लिमिट्स। और ये एक चैप्टर में नहीं है, कम से कम 3 से 4 चैप्टर में ये सेम ही लिमिट्स जो है वो दे रखी हैं, तो इसको आप रट लो एक तरीके से। चलो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि ये जो भी ऊपर कंपनीज मेंशन थी, इन सारी कंपनीज को कंपल्सरीली सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी है, और जो ऑडिट की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अटैच करके देना है। वो रिपोर्ट इशू कौन करेगा, ऑब्वियसली PCS, और ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर याद रखना MR3। सेक्रेटेरियल ऑडिट का फॉर्म क्या है, MR3, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिट्स और फॉर्म नंबर याद रखना। तो अभी तो हमने किसका पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट का पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग LODR। LODR में भी एप्लीकेबिलिटी गिवन है, तो LODR क्या बोलता है, ऑब्वियसली जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उन सबको तो ऑडिट करवानी ही करवानी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, हम जानते हैं सब्सिडरीज क्या होती है, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऐसे कोई भी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी ने होल्डिंग कर रखी है 50% से ज्यादा इक्विटी में, दैट मीन्स वो उसको कंट्रोल कर रही है। तो जो कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग है, जो कंट्रोल हो रही है वो क्या है, सब्सिडरी। तो जो भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, अब ये क्या है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज कौन होती हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, लिमिट्स गिवन है। यहाँ देखो, तो ऐसे कोई भी सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ एक्सीड कर रही है 10% ऑफ इनकम और नेटवर्थ ऑफ किसकी, लिस्टेड एंटिटीज और उसकी सब्सिडरीज, दैट मीन्स हमें कंसोलिडेटेड देखनी है। यानी एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है ABC लिमिटेड, ये कंपनी कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इसके ऊपर तो ऑडिट एप्लीकेबल होगी ही होगी। ठीक है, अब मान लो इस कंपनी की 2, 4, 5 क्या हैं, सब्सिडरीज हैं, और वो सारी सब्सिडरीज कैसी हैं, अनलिस्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि इन सब्सिडरीज के ऊपर वैसे तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रही होगी, है ना, लेकिन अगर कोई सब्सिडरी है जो कौन सी है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है, लेट्स से मान लेते हैं A, तो A जो है उसका हमें आइदर इनकम चेक कर लो या नेटवर्थ चेक कर लो, वो टोटल इसका और इन सबका मिला के कितने से ज्यादा आना चाहिए, 10% से ज्यादा आना चाहिए। तो इन सबका आप नेटवर्थ कंबाइन कर लो। ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही है, अगर एक सब्सिडरी का इस वैल्यू का 10% से ज्यादा की वैल्यू आ रही है नेटवर्थ में या इनकम में, तो उस सब्सिडरी के ऊपर भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगी, सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमने LODR के अकॉर्डिंग रेगुलेशन 24 है। अच्छा, ऑल्सो हाँ, इसकी भी रेगुलेशन याद कर लेना, कौन सी है, 24A। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिस्टेड के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही, और मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज कौन हुई, जिसकी इनकम या नेटवर्थ कितने से एक्सीड कर रही है, 10% से ज्यादा एक्सीड कर रही है। और हमें 10% सिर्फ लिस्टेड की नहीं लेनी है, हमें 10% किसका निकालना है, सारी लिस्टेड कंपनीज और उसकी सारी सब्सिडरीज का कंबाइन करके, कंसोलिडेट करके उसका 10% देखना है, और उससे ज्यादा की वैल्यू है तभी वो क्या मानी जाएगी वहां पे, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एवरी लिस्टेड एंड एवरी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ में क्या लगाना है, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। हमने ऊपर पढ़ा था कंपनीज एक्ट में बोर्ड रिपोर्ट के साथ में, यहाँ पर क्या बोल दिया, एनुअल रिपोर्ट के साथ में आपको लगाना है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, रेगुलेशन नंबर याद कर लेना, 24A है आपका रेगुलेशन नंबर। ठीक, वहां पे 204 था। चलो
अब आ जाओ एग्जेम्पशन। अब यहाँ पे LODR जो है वो थोड़ी सी छोटी जो कंपनीज है ना उनको एग्जेम्पशन दे रहा है कि ठीक है सब लिस्टेड को मत करो, ये छोटी मोटी जो कंपनीज है ना उनको क्या करो, छोड़ दो, यानी उनके लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो देखो क्या बोला है कि 24A एप्लीकेबल नहीं होगा इन दो कंपनीज के लिए। पहला, ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिसका पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप कैपिटल नहीं है, पेड अप इक्विटी कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़। ठीक है, तो आपको कैपिटल देखना है 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड नेटवर्थ देखनी है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों ही लिमिट्स के विद इन अगर आप फॉल कर रहे हो, मतलब आप छोटी कंपनी हो, तो छोटी कंपनी है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड सॉरी नेटवर्थ कितना है, नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ रुपीस। ठीक है, और सेकंड क्या बोला, ऐसी कंपनी जो कहां पर लिस्टेड है, SME स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज एक्सचेंज होता है, वो आपने पढ़ा होगा ICDR में डिटेल में, उस पे लिस्टेड है तो भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है, और एग्जेम्पशन किस रेगुलेशन में गिवन है, रेगुलेशन 15। तो ट्राई करो ये 15 वाले रेगुलेशन नंबर भी याद हो जाए, लेकिन 24 ये तो याद होना ही चाहिए। चलो अब चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी कनेक्टेड सा ही है। अच्छा, उसके पहले एक चीज याद करो, ये हम पढ़ते हैं लास्ट ईयर कंपनी लॉ में, कि अगर कोई एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और उस पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है, यानी ये होल्डिंग है, और पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है जो कि क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो याद है ये जो सब्सिडरी है भले ये प्राइवेट है लेकिन हम इसको डीम्ड पब्लिक मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक की। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है तो हम इसको क्या मान लेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर ये बोला है कि मान लो कोई एक कंपनी है जो बाय नेचर तो प्राइवेट है लेकिन वो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, डीम्ड पब्लिक। और उसके ऊपर भी वो जो लिमिट्स थी, याद है, पेड अप कैपिटल की 50 एंड देन टर्नओवर की 250, तो वो दोनों लिमिट्स किस पे एप्लीकेबल होती हैं, पब्लिक पे। तो ये वाली दोनों लिमिट्स डीम्ड पब्लिक पे भी एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कोई कंपनी अगर प्राइवेट है पर वो सब्सिडरी है होल्डिंग की तो वो डीम्ड पब्लिक है, डीम पब्लिक होते ही उसके ऊपर ये वाली दोनों लिमिट्स भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और अगर एप्लीकेबल हो रही है यानी वो लिमिट्स में फॉल कर रही है तो उसको भी क्या करवानी पड़ेगी, कंपलसरी सेक्रेटेरियल ऑडिट। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं तो प्राइवेट हूं ना, मुझ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, तुम डीम्ड पब्लिक हो। ठीक, तो ये यहाँ पे हमें गिवन है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ऑडिटर है उसको अपॉइंटमेंट कैसे होगा, BR पास करके, यानी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, डायरेक्टर्स उसमें BR पास करेंगे और उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट है उसका कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है एक्ट में, और अपॉइंटमेंट भी कब होना चाहिए वो भी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसीलिए हमें सिर्फ सजेशन दे रखा है। यहाँ पे जो टर्म है वो शुड है, शेल नहीं है। तो क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट आप कब कर लो, ईयर के बिगिनिंग में ही कर लो, जिससे आप क्या रहोगे कि पूरे साल आप हर एक छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद में कंप्लायंसेस को चेक कर पाओगे। तो अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ताकि वो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे चेक करते रहो। और क्या बोला है कि बिगिनिंग में अपॉइंटमेंट करके हर एक क्वार्टर के बाद क्या करवा लो आप, सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो हर 3 महीने के बाद आपको पता चलता रहेगा कि आप कंप्लायंसेस कर रहे हो या आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हो। तो हर एक क्वार्टर के बाद आप करवाते रहो, लेकिन सजेस्टेड है, यानी ऐसे कंपलसरी नहीं है, आप हाफ ईयरली भी कर सकते हो, बट सजेस्टेड क्या है, आप क्वार्टरली करवाते रहो। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। फॉर्मेट जो है वो हमने पहले ही बात कर ली है। फॉर्म नंबर क्या है, MR3 है। रूल नंबर याद कर लेना, रूल नंबर 9 में ये बात बोली गई है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब देखो जो चैप्टर नंबर 12 में, देन जो 13, 14, 15, प्रोसेस तो वही रहेगा जो हम वहां पढ़कर आए, बस वहां हमने पूरे चैप्टर्स पढ़े इन डिटेल। यहाँ पर आपको सबको क्या करके दे दिया है, कंबाइन करके। तो इसीलिए जो अपना सीक्वेंस रहता है पहले वो रहता है 8, 12, 13, 14, 15, वहां हमें सब कुछ डिटेल में पता है। तो अब ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पहले से वो चीजें पता होगी, तो इसीलिए आप भी जब पढ़ो तो सीक्वेंस वही फॉलो करना। चलो सबसे पहले देखो क्या है, फर्स्ट अपना जो स्टेप रहेगा वो ऑब्वियसली क्या रहेगा, आप क्या करोगे, अपॉइंट करोगे किसको, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। कैसे अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग,
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलेशन यानी मीटिंग नहीं बुलाई है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से ही अपॉइंटमेंट कर दिया, तो क्या वो वैलिड है? नहीं। एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट कहां पर होगा, मीटिंग बुलाकर ही होगा, सर्कुलेशन में नहीं होगा, तो ये याद रखना। ओके, देन हमें पता है कि जो पहले वाला ऑडिटर होगा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड 7 डेज के वेट कर लो और उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लो, यानी लेटर साइन कर लो, तो वो भी सेम चीज है, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद अब आप क्या करोगे, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट है वो और ऑडिटर साथ में मिलकर क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी डिस्कशंस। याद है हम पढ़ते थे एक प्लानिंग स्टेज आती है और प्लानिंग से पहले प्री प्लानिंग वाली स्टेज आती है, जब ऑडिटर ओरिएंटेशन कर रहा होता है, नॉलेज ऑफ बिजनेस ले रहा होता है। तो यहाँ पे बस टर्म्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कंटेंट वही है। तो प्रीलिमिनरी डिस्कशंस और सर्विस क्या है, हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन, की ऑडिट स्टार्ट करने से पहले वो प्रिपरेशन कर रहा है, प्री प्लानिंग वाली स्टेज है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में नॉलेज ऑफ बिजनेस वो गैदर कर रहा है, ठीक। उसके बाद में नॉलेज ऑफ बिजनेस से ले लिया, ओरिएंटेशन करने के बाद में वो क्या कर सकता है, उसको लगता है कि मुझे मीटिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने कितने टाइम में ऑडिट कर रही है, तो टाइम फ्रेम्स क्या रहेंगे, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, तो वो यहाँ पे मीटिंग कर रहा है किसके साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, कौन, ऑडिटर। इसके बाद में उसने क्या कर लिया, ओरिएंटेशन कर लिया, मीटिंग्स वगैरह कर ली, अब वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो अब वो फाइनल कर रहा है अपना ऑडिट प्लान, और प्लान को फाइनल करने के बाद में अपने स्टाफ को बता रहा है, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं ना वो प्लान में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करता है, तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड कर रहा है वहां पे और स्टाफ को इंटीमेट कर देगा। स्टाफ कौन सा, अपना ऑडिट स्टाफ है, उसको वो इंटीमेट करेगा, ठीक। अब फाइनली प्लानिंग हो गई, अब वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो याद है एग्जीक्यूशन में वो ऑडिट परफॉर्म करता है और उसको एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। तो अब जब उसको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं तो वो अपने क्या लगाएगा, टेक्निक्स। और याद है हमने चैप्टर नंबर 13 में ऑडिट टेक्निक्स पढ़ी हैं, इंटरव्यूज, एनालिसिस, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन वगैरह करता है, इंस्पेक्शन करता है, तो ये सब वो टेक्निक्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट में दे रखी हैं, आप सारी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑडिट टेक्निक्स वो लगाएगा और एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, ठीक। इसके बाद में अब सब कुछ होने के बाद में जो पूरा काम है, याद है हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो चैप्टर 14 वाले टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब सारे के सारे काम को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, किसमें, ऑडिट वर्किंग पेपर्स में। वर्किंग पेपर्स में सब कुछ डालने के बाद में अब अपना कौन सी वाला स्टेप आ जाएगा, रिपोर्टिंग, यानी ओपिनियन फॉर्मिंग स्टेज। और याद है उसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, और उसमें एक स्टेप था कि आप मैनेजमेंट के साथ में क्या करोगे, एग्जिट मीटिंग करोगे, यानी आप पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करोगे, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, और उसके बाद आप मैनेजमेंट के साथ क्या करोगे, मीटिंग करोगे, जिसको हम कहते हैं एग्जिट मीटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डिस्कशंस है वो एग्जिट मीटिंग है, और उसके लिए आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, ऑडिट समरी, दैट मीन्स प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। तो यह देखो अब हमने डिटेल में पढ़ लिया, बस यहाँ पे टर्म्स अलग अलग है, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। और इसके बाद में लास्ट में क्या बोला है कि मीटिंग वगैरह आपने कर लिया, देन आप, याद है हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी, फाइनल ड्राफ्ट, और फाइनल ड्राफ्ट को डिस्कस करने के बाद आप क्या बना दोगे, फाइनल सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, और उसको बनाकर आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्कोप ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट। अच्छा, फॉर्म क्या है हमें पता है, MR3 है फॉर्म। तो अब उसमें क्या बोला है कि जो ऑडिटर है उसको क्या चीजें चेक करनी होती हैं, उसको एक कंपनी के ऊपर जो भी टाइप की कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रहे होते हैं वो सारे कंप्लायंस चेक करनी होती हैं, और एक उसको गवर्नेंस चेक करना होता है, ठीक है। तो याद रखना जब भी सेक्रेटेरियल ऑडिट आए उसके स्कोप को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो एक्ट्स, जो भी आपके ऊपर लॉज या एक्ट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, और एक याद कर लेना आप गवर्नेंस। तो जो हमने सीजी में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जैसे हमने बोर्ड के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है, हमने ICS पढ़ा है, ठीक है। तो वो जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं गवर्नेंस के कंसर्न में, स्पेशली बोर्ड वाले, वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सीजी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 बोर्ड वाला, वो टॉपिक सब यहाँ पे रिपीट दे रखा है। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में मैंने ये चीज बताई थी, क्रॉस कर देना इसको, यहाँ से लिखना है एग्जाम में बट वापस नहीं पढ़ना, ठीक है। और एक टॉपिक यहाँ पे स्कोप में क्या आ जाएगा, जो भी टाइप की एक्ट्स एप्लीकेबल हो रही हैं एक कंपनी के ऊपर। तो अब देखो एक्ट्स कौन कौन से एप्लीकेबल है, सबसे पहले तो हमारी कौन सी एक्ट हो जाएगी,
कंपनीज एक्ट, ठीक है। देन SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वाली एक्ट एप्लीकेबल होती है, डिपॉजिटरीज एक्ट एप्लीकेबल होती है, सेबी एक्ट एप्लीकेबल, सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। फेमा एप्लीकेबल होती है, तो फेमा में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, FDI ODI हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया। तो ये जितनी भी टाइप के एक्ट्स एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एक CS को सारे कंप्लायंस चेक करते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो, इस अब जो अपना टॉपिक चलेगा ना चैप्टर नंबर 9 में, वो सब क्या कर रखा है, इन एक्ट के स्कोप को डिफाइन कर रखा है, इलैबोरेट कर रखा है। यानी एक CS को चेक करना है कि कंपनी के ऊपर ये वाली एक्ट एप्लीकेबल हो रही है, और फिर उस एक्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कंपनी मान रही है या नहीं मान रही है, ठीक है। तो अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ लिया है और कुछ कुछ हमने प्रोफेशनल में भी पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे आपको उन एक्ट्स की समरी दे रखी है कि अच्छा ये वाले एक्ट में ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक कंपनी को कंप्लाई करने होते हैं और CS को चेक करने होते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक एक्ट के ऐसे समरी वाइज जो है ना वो बुक के अकॉर्डिंग रट सको, ठीक है। तो आपने वो पढ़ रखा होगा, आपको जस्ट गो थ्रू करना है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रख लेने और अपनी लैंग्वेज में उनको लिख लेना है, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो, अच्छा, उसके अलावा जो हमने बात की थी कि एक तो एक्ट्स एप्लीकेबल होंगे और इसके अलावा मैंने बताया था आपको गवर्नेंस के जो कंप्लायंसेस है वो एप्लीकेबल होंगे, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, अब चैप्टर 3 याद करो, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, विमेन, शैडो, ये सब डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें से बहुत सब की तो क्या हमें गिवन है, मिनिमम लिमिट भी गिवन है, तो वो सब आपको माननी है। देन कॉम्पोजिशन में अगर चेंजेस हुए हैं, जैसे याद है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया या हमने रिमूव कर दिया, तो वो सब चेक करो। मीटिंग्स वगैरह बुलाओगे आप बोर्ड की, तो उनके नोटिस गए या नहीं गए हैं, एजेंडा गया है, मिनट्स बनाया या नहीं बनाया, तो बोर्ड के रिगार्डिंग भी जो भी कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग्स के रिगार्डिंग एप्लीकेबल हो रही हैं, वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक था कौन सा, कंप्लायंसेस वाला, उसको देखो इलैबोरेट कर रखा है। और इलैबोरेट हमें कैसे करना है, हर एक एक्ट की हमें समरी देनी है वहां पे, ठीक है। अब जो समरी है, देखो सबसे पहले हमें कंपनीज एक्ट की गिवन है, तो आपने पिछले साल कंपनीज एक्ट में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं पूरी बुक में, उन सबके जो टॉपिक्स की हेडिंग्स है ना वो सब यहाँ पे गिवन है। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स हो गया, नोटिस हो गया, एजेंडा हो गया, इसके बाद सारे टाइप्स की मीटिंग्स हो गई, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, अदर क्लास मीटिंग्स, देन उन मीटिंग्स के रजिस्टर्स वगैरह जो बनते हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, बाकी सारे ऑडिटर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हो जाएंगी, मिनट्स हो जाएंगे, कमिटी की मीटिंग्स होती हैं वो सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको गिवन है। देन शेयर ट्रांसफर के सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, चार्जेस के बनते हैं, मेंबरशिप के रजिस्टर्स बनते हैं, होल्डिंग सब्सिडी जो कैश कंपनीज होती हैं उनकी डिटेल्स आती हैं। तो जितने भी कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स है ना वो सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पर क्या गिवन है, लिस्ट गिवन है। तो ये सब एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा और आपको चेक करना है, एक CS को चेक करना है। तो इसको अब ऐसे रटने मत बैठ जाना। और देखो यहाँ पर हमें कितने सारे पॉइंट्स गिवन है, 39, 40 के ऑलमोस्ट हमें पॉइंट्स गिवन है। तो अब आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 40 के 40 पॉइंट्स लिख कर आओगे, इतने वेटेज का तो क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसमें 40 पॉइंट्स तो नहीं लिखोगे, ठीक है। आप उसमें कितने ही पॉइंट लिखोगे, 15, 16, मैक्सिमम 20 के आसपास मान लो। तो आप ट्राई करो कि आप जितने पॉइंट्स लिखने वाले हो ना, आप उतने यानी 20 के आसपास के पॉइंट्स जो हैं वो आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। और ये टॉपिक तो आपको इतना रटने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हम कंपनी लॉ पढ़कर ही आए हैं, तो आपको पता है, बेसिक है। और CG में तो पूरे पार्ट ए में यही रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इस अकॉर्डिंग पढ़ना। अब ये जो चैप्टर है वो ऐसा ही चलेगा, यानी पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, तो हम इसमें से सारे के सारे पॉइंट्स नहीं रट सकते हैं, तो टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कोई से भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग 15 से 18 पॉइंट्स के आसपास हर टॉपिक में देख लिया करो, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हमारा कौन सा लॉ था, कंपनी लॉ था। सेकेंड हमारा कौन सा लॉ है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। अब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसमें बेसिकली हम क्या क्या चीजें देखेंगे, सब कुछ किससे कनेक्टेड होगा, शेयर, सिक्योरिटीज, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब से कनेक्टेड होगा। तो जैसे फर्स्ट क्या बोला इसमें, अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी कितना है, डेट कितना है, ठीक है। देन हमने कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं, हमारे ऊपर LODR एप्लीकेबल हो रहा है, हमने LODR को माना है या नहीं माना है,
ठीक है। देन अगर हमने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था तो क्या हमें परमिशन मिल गई, क्या हमारी परमिशन रिजेक्ट हो गई, क्या हमने कोई केस वगैरह फाइल कर रखा है सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के सामने, सेबी के सामने, सैट के सामने, सैट क्या है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। देन लिस्टिंग हम जो कंडीशंस होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो हम प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई पेनल्टीज तो एप्लीकेबल नहीं हुई। तो जितनी भी सब चीजें कैपिटल, सिक्योरिटीज और इन सब से कनेक्टेड हैं, शेयर्स वगैरह से, वो सब कुछ किस में लिखी हुई हैं, SCR। तो ये सब आपको चेक करना है। इसमें तो आपको 8 से 9 पॉइंट्स गिवन है, तो आप वो देख लेना। और इसके बाद में जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े उन्हीं की ही हमें चेकलिस्ट यानी क्वेश्चन फॉर्म में बनाकर दे रखा होता है, चेक वेदर करके। तो जो ऊपर लिखा है ना उसका ही क्या बना देना, क्वेश्चंस। तो अगेन इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, रीड कर लोगे ना एक बार तो वो भी अपने अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट हमारी कौन सी एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है। तो डिपॉजिटरी सबसे पहले, अब आप इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले लिख देना कि डिपॉजिटरी जो है क्या होती है, वो एक कंपनी होती है, ठीक है। और उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला होता है, किससे दिया होता है, सेबी एक्ट के अंदर उसको मिला होता है। और वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, ठीक है। फिर लिख देना वही हमारे 2 डिपॉजिटरीज होते हैं, NSDL, CDSL। तो उनके बारे में थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन लिख देना और उसके बाद में ये वाले सारे पॉइंट्स आप देख लेना कि डिपॉजिटरी के बीच में और जो DPs होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, उनके बीच में अग्रीमेंट्स जो बने हुए होते हैं उसको चेक करेगा। उनके पास कितनी सिक्योरिटीज हैं उसको चेक करेगा। कई सिक्योरिटीज को हमने हाइपोथेकेट प्लेज तो नहीं कर रखा, इन्वेस्टर्स के कोई ग्रीवियंसेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई जो सर्टिफिकेट है हमने सरेंडर तो नहीं। तो बेसिकली वो सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, आपको याद होगा आपने सेबी में चैप्टर नंबर 3 आई थिंक था डिपॉजिटरी वाला, वो आपने पढ़ा होगा, उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो सब आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो भी अग्रीमेंट्स वगैरह, अब जैसे आप पे ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट्स हैं, तो ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट्स यानी कि 3 पार्टी अग्रीमेंट्स, तो वो अग्रीमेंट किस किस के बीच में होंगे, कंपनी के बीच में, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में। तो इन तीनों के बीच में जो 3 पार्टी अग्रीमेंट्स होते हैं उनको आप चेक कर लो। देन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, सेबी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। तो बेसिकली ये वो आपको चेकलिस्ट दे रहा है, तो आप इसको 1 बार 2 बार रीड कर लोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्ट पे, फेमा। अब फेमा जो है वो हम पिछले साल पढ़ के आते हैं EBCL में, और उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स गिवन है, ठीक है। जैसे उसमें सिक्योरिटीज होते हैं, देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मर्जर होता है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स वगैरह, FDI, ODI। तो जो भी टॉपिक्स है ना उन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है, और उनकी आपको लिख देना जो भी कंडीशंस एप्लीकेबल है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा RBI बहुत सारे मास्टर डायरेक्शंस भी देता है, तो वो सब कुछ भी एप्लीकेबल है तो वो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपको सेबी एक्ट, अब सेबी की देखो बहुत सारी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं जो अपने CF वाले सब्जेक्ट में आती हैं। जैसे एक तो अपने जो फर्स्ट दे रखा है टेक ओवर रेगुलेशंस, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं CR में, तो वो आपको बस नाम लिखने की रेगुलेशन एप्लीकेबल अगर हो रही है तो आप चेक कर लो कि मानी है या नहीं मानी है। देन इनसाइडर ट्रेडिंग अपने CG में आता है। इसके अलावा ICDR रेगुलेशंस ये आपके CF में गिवन है, ESOP, ESOS, ये जो स्कीम्स वगैरह होती हैं। तो ये जितने भी सेबी की रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही हैं वो सारी रेगुलेशंस आपने मानी नहीं मानी है, तो उन सब का बस नाम आपको गिवन है। अगेन रीडिंग वाला टॉपिक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको क्या बोल रहा है, ये तो बेसिक्स है, यानी ये तो लॉ ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होते ही होते हैं, इसके अलावा भी और भी अदरवाइज टाइप ऑफ लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, आपके ऊपर इन्वायरमेंट के लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो उनके वो आपको डिटेल दे देगा जो जो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन इसने क्या दे रखा है, कंपनी में जो और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टर्नओवर के लिमिट्स हैं, कैपिटल के लिमिट्स हैं। जैसे भी हम पढ़ते हैं ना कि इतना टर्नओवर एक्सीड हुआ तो आपके ऊपर ये कंप्लायंस आ जाएगी, इतना कैपिटल है तो ये कंप्लायंस, तो उस अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर जो भी कंप्लायंसेस हैं वो सब अब देख लेना। देन ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ ऑफिस, जैसे अगर हम इंडिया में हैं, डोमेस्टिक किसी स्टेट में है तो उनकी कहीं कहीं पर स्टेट वाइज रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल स्टैम्प एक्ट है तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, तो उस अकॉर्डिंग। अगर आप इंटरनेशनली लोकेटेड हो तो उस अकॉर्डिंग। देन कंपनी कैसी है, लिस्टेड अनलिस्टेड या प्राइवेट पब्लिक होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है रेगुलेटर्स के साथ में, या फिर आपने जॉइंट वेंचर में एंटर कर रखा है,
या फिर अगर आपके कुछ लेबर लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं एम्प्लॉयज और वर्कर्स, हम लिमिट्स पढ़ते हैं ना कि अगर 10 है या 20 है तो आपके ऊपर ये पर्टिकुलर लेबर लॉ एप्लीकेबल। तो ये जो बेसिकली टॉपिक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि कुछ कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि एक कंपनी पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्राइटेरिया बताओ किस क्राइटेरिया के अंडर अलग अलग टाइप के लॉज एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो इसको एक बार देख लेना। चलो, अच्छा, इसके अलावा हमारे ऊपर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल होते हैं। 1 वाला बोर्ड मीटिंग्स के लिए है और 2 वाला किसके लिए, जनरल मीटिंग्स के लिए। तो वो भी आपको चेक करना है कि आईसीएसआई के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपने कंप्लायंस किए हैं या कंप्लायंस नहीं किए, तब उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रखा है यहाँ पे। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जो मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में बताया था कि बोर्ड और बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं, जो सीजी के चैप्टर नंबर 3 वाले टॉपिक्स हैं, वो सब चीजें भी चेक करनी होती है क्योंकि वो गवर्नेंस के अंडर आ जाती हैं। तो बोर्ड प्रोसेस यानी बोर्ड ने प्रॉपर काम किया या नहीं किया, और वो रिपोर्टिंग करनी होती है जो हम पढ़ते हैं, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, जो अपना चैप्टर है वो सब कुछ। इसके अलावा जो प्रोसेस यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल चेक्स बना रखे हैं बोर्ड ने, वो प्रॉपर है या नहीं है। बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, वो प्रॉपर नहीं है। स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, लाइक मर्जर किया, टेक ओवर किया, एक्सपेंशन किया, ठीक है, वो सारे के सारे चीज़ें भी एक सीएस को चेक करनी होती है। चलो, इसके अलावा अब जो तुम्हें टॉपिक्स गिवन है वो सारे टॉपिक्स जो है वो अलग बेसिकली क्या बता रखा है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर में फॉल कर रहे हो तो उसके आपके ऊपर अलग अलग टाइप की कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होंगी। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो उसके अलग कंप्लायंसेस हैं। तो ये आपको सेक्टर्स के नाम, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग है तो आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, आपके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस लगेंगी। तो वो सेक्टर वाइज बताया हुआ है कि अगर आप इसमें फॉल कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कंप्लायंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये सेक्टर्स के नाम गिवन है। ठीक है, इसके बाद में तो मैं यहाँ पे इलेबोरेशन गिवन है SS1 का और SS2 का। ये जो है तुम बेसिकली अपने सीजी के चैप्टर में भी आता है, तुम्हारे ड्राफ्टिंग में भी आता है, तो वहां हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में हमें कुछ और टाइप के एक्ट्स बता रखे हैं जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं। पूरे चैप्टर में एक्ट्स के नाम ही नाम गिवन है। जैसे लेबर लॉज हैं तो जितने भी टाइप के लेबर लॉज हैं उन सबके नेम गिवन है। अब अगेन इतने सारे हैं तो तुम्हें सारे नहीं याद करने हैं, 8, 9, 10 कोई से भी जो तुम्हें लर्न हो जाए पॉइंट्स वो एक बार देख लेना। इसके बाद कॉम्पिटिशन लॉ जो हम पढ़ते सेक्शन 3, 4, 5, एंटी कॉम्पिटिटिव, देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, और इसके बाद कॉम्बिनेशन जो आता है तो उनके बारे में चेक करना होता है सीएस को कि माना है या नहीं माना है कंपनी ने। देन एनवायरमेंट लॉज हैं तो वो हमें नाम गिवन है, याद करो एग्जीक्यूटिव में हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी भी हमें प्रॉपर लिस्ट गिवन है। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, एनजीटी आता है, बायोडाइवर्सिटी, प्लास्टिक्स, तो ये सब भी एक्ट्स के नेम है। तो जो भी आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है वो एक सीएस देख लेगा। देन प्रोजेक्ट्स के नेम्स गिवन है, रीड कर लेना। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमें कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कि है गुड कॉर्पोरेट कंडक्ट के लिए। अब यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है ना, ये तुम कह लो अपने सीजी वाले सब्जेक्ट की समरी है। जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि आपको जो स्कोप है सेक्रेटेरियल ऑडिट का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक्ट्स है और एक क्या है गवर्नेंस वाला। और गवर्नेंस में भी एक पोर्शन है बोर्ड वाला और एक जो अदर्स, यानी जितने भी रिमेनिंग हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, गवर्नेंस वाले पोर्शन में। तो अब ये वाला पोर्शन दे रखा है तो आपको गवर्नेंस के जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी चैप्टर्स आते हैं, उन सब की लिस्ट बना लो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, इंफॉर्मेशन के बारे में। रिपोर्टिंग पढ़ते हैं हम लोग कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, हमें डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक, देन हमारे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, हमें लेटर और स्पिरिट में फॉलो करने होते हैं। हमें कुछ भी चीज मिसलीडिंग जो है वो नहीं बतानी होती, हमें ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी होती है। एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लैंग्वेज वगैरह आप यूज करोगे वो भी एडिक्वेट और सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे। और इन्फॉर्मेशन जो है उसका फ्लो टाइमली और इक्वल और कॉस्ट एफिशिएंट। ऐसा नहीं कि कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप बोल दो 1 करोड़ रुपए लगेंगे तभी आप देख सकते हो, नहीं,
कॉस्ट एफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वही कंपनी ने जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं माने हैं या नहीं माने, राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, देन विजिल मैकेनिज्म प्रॉपर है या नहीं है, ग्रीवियंसेस उनकी सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो देन विसिल ब्लोअर वगैरह सब कुछ। तो ये जितने भी टॉपिक्स हम वहां पढ़ते हैं गवर्नेंस वाले, उन सब की आपको लिस्ट गिवन है जो कि एक सीएस को मानने होते हैं। तो इसमें से रीड कर लेना, उन सारे चैप्टर्स के आप नाम लिख के आ जाना, ठीक है। चलो अब एंड तक ये गिवन है, तो इसके साथ में जो हमारा ये चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। तो बस अगर आप ये चीज याद रखोगे कि एक एक्ट्स एप्लीकेबल है और एक गवर्नेंस के रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एकदम बिगिनिंग वाले हैं, प्रोसेस, अपॉइंटमेंट हो गया, एप्लीकेबिलिटी हो गई। लास्ट का जो पूरा चैप्टर है वो कैसा है, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, तो वो नाम ही नाम गिवन है, तो वो पूरा रीडिंग वाला पोर्शन है। चलो, थैंक यू।